हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे आपके सामने लाए हैं एनटीए अभ्यास ऐप के जो मॉक टेस्ट हैं जेईई मेंस के लिए, उनमें से भी जो चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सीरीज का मेन एम ये है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज किए हैं इतने दिनों में, वो कॉन्सेप्ट जो है सारे के सारे रिवाइज हो जाएं और आपकी जो प्रिपरेशन आपने की है उसमें चार चांद लग जाए। ठीक, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ बिना कोई समय गंवाए। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि दो मासलेस स्ट्रिंग्स हैं और दोनों मासलेस स्ट्रिंग्स की जो लंबाई है वो 5 मीटर के बराबर क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, द सीलिंग वेरी नियर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, यानी एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है दोनों स्ट्रिंग। दो बॉल ए और बी यहाँ पे अटैच्ड हैं जिनके मास 1/4 kg और 1/2 kg के बराबर हैं, ए और बी। ए को रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से और कोलिजन जो बॉल्स के बीच में है वो कंप्लीटली इलास्टिक है। इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज 1 जूल, द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ बॉल ए जो है ये नीचे गिर रही है, रेस्ट से रिलीज किया है, तो ऑफ कोर्स जब ये यहाँ इस अपनी लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी बॉल ए, तो ये बॉल बी से टकराएगी। दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन के बाद ए और बी जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली हैं। ये हल्की बॉल है, भारी बॉल जाएगी आगे, हल्की बॉल जाएगी पीछे। ठीक, तो यहां पे मैं लगा सकता हूं इस पोजीशन के और इस पोजीशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ए की वो कन्वर्ट हो जाने वाली है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, या कह सकते हैं कि बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं इसे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिफोर द कोलिजन। ये सब एक ही बात है बिकॉज बी तो इनिशियली रेस्ट में था। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास mgh के बराबर, मास है 1/4, g है 10 और h है 0.45, तो आ जाएगा आपके पास 45/40, सो 9/8 जूल आपको मिल जाती है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं इनिशियली बिफोर कोलिजन। इक्वेशन नंबर 1, हम जानते हैं कि जो कोलिजन होता है इलास्टिक, उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आता है। तो मैं कह सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि फाइनली आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल व्हिच इज 9/8। क्वेश्चन में कह देते हैं ये कि बी की काइनेटिक एनर्जी 1 जूल के बराबर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 1 के बराबर है। सो के ए प्लस 1 इज इक्वल टू 9/8, यहां से मिल जाएगा के ए इज इक्वल टू 1/8। के ए लिख सकता हूं हाफ इंटू एम इंटू वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। 8 से 8 गया, आपको मिल जाता है वी ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड मिल जाती है पार्टिकल ए की आफ्टर द कोलिजन। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कि सर्किट में जो स्विच है उसको पोजीशन 2 पे कनेक्ट कर दिया जाता है बहुत ज्यादा टाइम तक। तो यानी कि मैं स्विच को S2 को 2 पे कनेक्ट कर दूंगा तो हमारा सर्किट जो फंक्शन करेगा वो कौन सा सर्किट होगा, ये वाला सर्किट होगा। और मैं कह सकता हूं स्टेडी स्टेट अचीव करेगा तो इस इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हो जाएगी आपके पास हाफ इंटू एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर, और आई नॉट कितना हो जाएगा, स्टेडी स्टेट करंट कितना हो जाएगा, E/R2 के बराबर। तो आपको एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में वो आपको मिल जाती है हाफ इंटू एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर विच इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अब कहते हैं कि अब हम इस स्विच को कर देते हैं पोजीशन नंबर 1 में। अब स्विच को 2 से लेके 1 में कर दिया जाता है, इसका मतलब नीचे वाला जो ब्रांच है ये बेकार हो गया है। अब ऊपर वाला जो सर्किट है वो फंक्शन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में इस रेजिस्टेंस के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। और यदि मैं काफी टाइम की बात करूं तो ये पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, ये हीट की फॉर्म में निकल जाएगी धीरे धीरे करके। तो मैं कह सकता हूं टोटल हीट प्रोड्यूस कितना होगा, हाफ इंटू एल इंटू ई स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एल ई स्क्वायर अपॉन 2R2 स्क्वायर। ए ऑप्शन आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। दो मैग्नेट हैं जिनके मासेस बराबर हैं, इक्वल मास है उनका, और 90 डिग्री एक दूसरे से एंगल बनाते हुए रखी हुई हैं। ये N1 और N2 जो है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ये मैग्नेट ऐसे रखी है, ये मैग्नेट ऐसे रखी है। आगे दिया है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है N1 S1 का, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है √3 टाइम्स ज्यादा है, √3 टाइम्स है इस मैग्नेट का। तो यदि मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m मान लेता हूं तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, √3m के बराबर। क्वेश्चन में कहा है कि ये अरेंजमेंट ऐसे पिवटेड है कि जिससे हॉरिजॉन्टल प्लेन में
रोटेट हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो सकती हैं ये जो मैग्नेट्स हैं, लेकिन वर्टिकल प्लेन में इनका ऑसिलेशन मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है वर्टिकल डायरेक्शन में इनका जो मोशन है। व्हेन इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जब सारे फोर्सेस टॉर्क बराबर होते हैं, तो N1 S1 को मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बनाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में जान लीजिए। मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेन है, ये एक प्लेन है जहां अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरफ बी नेट, और ये उसका एक कंपोनेंट होता है बी एच, और ये उसका कंपोनेंट होता है बी वी। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये जो मैग्नेट्स हैं ये इस तरीके से रखी हुई हैं, इस तरीके से रखी हुई हैं, ठीक, जिससे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव कर सकती हैं, वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर सकती हैं। यानी कि बी वी का जो योगदान है इनको रोटेट करने में वो 0 के बराबर है। बी वी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बी एच से हमें इनका टॉर्क निकालना है, टॉर्क को बैलेंस करना है। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको दे रखी है, तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितना टॉर्क लगाया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेट पर, उतना ही टॉर्क अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाया गया है इस दूसरी मैग्नेट पर। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं एम बी साइन थीटा के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो काम का है वो इस डायरेक्शन में है। इस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक मूवमेंट का जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 3m इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क, ये कितना आ जाएगा आपके पास m इंटू बी एच इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहां से एम बी एच से एम बी एच कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है अंडर रूट ऑफ 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको मिल जाएगा यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाती है 30 डिग्री के बराबर। तो 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा कि N1 S1 का जो एंगल है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक मेरिडियन से कह सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन से कहूं, प्लेन से एंगल कहूं या इस लाइन से एंगल कहूं, दोनों बात बराबर हैं। कितना हो जाएगा एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेपर में से उठाया मैंने, और इस स्लाइड का क्वेश्चन नंबर जो भी है 4, 5। एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट वायर्स लगे हुए हैं, करंट आई सब में जाता है, इक्वली प्लेस्ड हैं एज शोन इन फिगर, एडजेसेंट वायर हैव द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वायर्स ऐसे हैं, करंट ऐसे 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 इनफाइनाइट तक वायर्स लगे हुए हैं। तो हमें इन सारे वायर्स की वजह से यहाँ पे निकालना है करंट। तो आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपके पास एक वायर है और वायर किसी पॉइंट पे पी पे एंगल बना रहा है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और ये डिस्टेंस जो है आर के बराबर है, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और डायरेक्शन देखना आता है आपको कि जो करंट, जो वायर में करंट है, उस करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब रखिए, और जो पाम का डायरेक्शन है वो पाम का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। देख सकते हैं कि मेरा पाम जो है अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होने वाला है। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो पहला वायर है बेटा, पहला वायर है, इस पहले वायर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस जो मैंने दिखाया है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a का cos 30, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a cos 30। वायर नंबर 2 से यदि डिस्टेंस निकालना चाहे कोई, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2a cos 30। इस थर्ड वायर से यदि कोई डिस्टेंस निकालना चाहे परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा आपके पास 3a cos 30। तो ऐसी फोर्थ वायर के लिए कह सकता हूं 4a cos 30, फिफ्थ वायर के लिए 5a cos 30, nth वायर के लिए na cos 30। समझ गए डिस्टेंस पॉइंट P से इस वायर की पता चल गई। एंगल्स देखिए 30 30 एंगल ये बना रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 30, बीटा की वैल्यू 30। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a cos 30, और आपको मिलेगा sin 30 प्लस sin 30। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर की वजह से बाहर की तरफ है, पहले वायर की वजह से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और बाहर की तरफ को मैं कह देता हूं कि ये पॉजिटिव है, प्लस है। दूसरे वायर की बात करें, दूसरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा, तो मैं उसके लिए आगे माइनस साइन लगा देता हूं। आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2a cos 30, और आपको मिलेगा अंदर sin 30 प्लस sin 30। ऐसे ही सिमिलरली मैं यहां पे कह सकता हूं अगले वायर नंबर 3 की वजह से, एक्सक्यूज मी, वायर नंबर 3 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 3a cos 30, आपको मिलेगा यहाँ पे sin 30 प्लस cos 30। सिमिलरली मैं यहाँ पे और आगे की टर्म्स लिख सकता हूं अप टू इनफाइनाइट। अब इनको ये वाली जो टर्म्स है बेटा, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a cos 30 और sin 30 प्लस sin 30, sin 30 इज हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ये अप टू इनफाइनाइट आपको ये मिलने वाला है। और ये जो एक्सपेंशन है ये आपको मालूम होना चाहिए कि ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो है ऐसा ही होता है ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ln 1 प्लस 1 का ये एक्सपेंशन है, ln 2 का एक्सपेंशन है ये, और यहां पे आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय a cos 30, a cos 30 a रूट 3/2। तो यहां से आपको मिल जाएगा आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a रूट 3, और यहां मिल जाएगा ln 2। आप चाहें तो इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, ln 2 का ln 2 स्क्वायर हो जाएगा तो ln 4 बन जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रूट 3 इंटू ए, और यहाँ बन जाएगा ln 4। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक पार्टिकल को फेंका जाता है कि ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। तो यहां पे क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के बारे में चर्चा की है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल का जो बेस का एक एंड है, यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और वो जाकर गिरता है यहां पर, और क्वेश्चन में दिया है कि जो इसका वर्टेक्स है इसको ग्रेज करते हुए निकलता है, छू के निकल जाता है, छू के निकल जा, छू के निकल गए। ठीक, इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी आपको बताई गई है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी आपको बताई है। क्वेश्चन में कहा है कि अल्फा और बीटा बेस एंगल है, तो ये अल्फा एंगल है, ये मान लीजिए बीटा एंगल है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा के बराबर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो थीटा के बराबर है। तो आपको बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो ये टेन थीटा आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें कि मान लीजिए हाइट जो है मैक्सिमम हाइट रीच इज इक्वल टू एच के बराबर है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं x1 के बराबर है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x2 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा कि इस ट्राइंगल में यदि आप देखें तो इस ट्राइंगल में आप x1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू h इंटू कॉट अल्फा, और यहां से लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू h इंटू कॉट बीटा। तो x1 प्लस x2 को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाएगा रेंज, रेंज की वैल्यू आपको मिल जाएगी h ऑफ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ये रेंज की वैल्यू आपको मिल चुकी है, और जो मैक्सिमम हाइट है इसके बराबर है, h के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस्तेमाल करने वाला हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 1 माइनस x अपॉन r, 1 माइनस x अपॉन r, r की वैल्यू कितनी है h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है इसमें आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के लिए इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो ये है, तो मैं ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो है इसको सेटिस्फाई करवा देता हूं, बिकॉज़ ये वर्टेक्स इस कर्व पर लाई करता है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x1, h। तो x1 यानी कि आपका h cot अल्फा और h को मैं यहां सेटिस्फाई करवा देता हूं, तो देखिए मुझे क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पे y की जगह आप लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे h इज इक्वल टू x tan थीटा, x की जगह है h cot अल्फा इंटू tan थीटा, और यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस x की जगह h cot अल्फा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस cot अल्फा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, h से h गया, 1 इज इक्वल टू cot अल्फा tan अल्फा, ये cot अल्फा cot बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। ठीक, तो यहां से आप सबको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा cot अल्फा प्लस cot बीटा डिवाइडेड बाय cot अल्फा cot बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक, अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें इस नीचे डिनोमिनेटर से इसको, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन cot बीटा प्लस 1 अपॉन cot
अल्फा आपको मिल जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा। तो tan थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर, और ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सही। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल, it has potential energy u is equals to a plus bx square where a and b are positive constant at origin, x is equals to 0. It has initial velocity v naught, it performs simple harmonic motion, the frequency of simple harmonic motion depends upon. तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, बोलो बोलो जानते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है तो मैं यहां से फोर्स निकाल सकता हूं। तो आप याद कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है। हम ये बात जानते हैं कि F की जो वैल्यू है वो होती है माइनस ऑफ du बाय dx के बराबर। ये सब जानते हैं कि यदि वन डायमेंशन मोशन है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, यदि थ्री डायमेंशन है, टू डायमेंशनल मोशन होता है तो डेल लिखते हैं, माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो यदि इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलता है F इज इक्वल टू 0 माइनस 2bx। तो फोर्स को लिख सकता हूं मैं मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b इंटू एक्स। तो यहां से एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ 2b x डिवाइडेड बाय m। अब यहां देखिए बेटा, ये एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिससे पूरा कैरेक्टर रिवील हो जाता है पार्टिकल के मोशन का। तो वो है हमारे पास कि a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x यदि दिया है, यदि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरीके से वेरी कर रहा है, इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे यदि इसको लिखें इस इक्वेशन को माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x, तो बिल्कुल मैच हो रहा है साहब, बिल्कुल सब कुछ मैच हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे x है, तो मैं कह सकता हूं कि ये पार्टिकल यदि एसएचएम कर रहा है तो उस पार्टिकल के लिए जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2b बाय n। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन, अब किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, b पे और m पे। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये b और m पे ये डिपेंड कर रही है। तो ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दिया है कि t बराबर 0 पे ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, वेव पल्स इन अ वायर इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन एज दिस, इट इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहां ध्यान रखिए, पॉजिटिव x डायरेक्शन में पल्स ट्रेवल कर रही है और पल्स की जो स्पीड है 4.5 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये हमेशा याद रखना कि एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रेवलिंग वेव है। तो ट्रेवलिंग वेव जो है फंक्शन होती है x ओमेगा x प्लस माइनस ओमेगा टी। इस तरह का फंक्शन आना ही चाहिए उसमें, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये होना चाहिए उस फंक्शन के अंदर, उस एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहां देखिए कि x माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी होता है, और यदि वेव जो है ट्रेवलिंग वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो उनके बीच में माइनस आता है, kx माइनस ओमेगा टी। यदि उनके बीच में माइनस है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही हैं, यदि इनके बीच में प्लस साइन है तो इसका मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चूज करिए। तो यहाँ पे प्लस नहीं हो सकता, प्लस होगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। माइनस हो सकता है लेकिन यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी स्क्वायर है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। बीच में प्लस है, नहीं होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब आपको एक और चेक करना चाहिए। यहाँ तो चलो तीन ऑप्शन पहले ही गलत हो गए, यदि मान लो एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा ही होता तो हमें क्या करना है कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा बाई के। ये स्पीड ऑफ वेव होती है। तो यहाँ पे टाइम का कोएफिशिएंट कितना है 4.5, और के एक्स का कोएफिशिएंट कितना है आपके पास 1। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको वेव की स्पीड मिल जाती है। आपको आ जाएगा आंसर 4.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मैच कर लीजिए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये बात जो है आपको याद होनी चाहिए। आप इसको ऐसे मत देखिए कि बस वीडियो चल रहा है, सर का शो चल रहा है, सर परफॉर्म कर रहे हैं और चले जाएं। इस बात को याद रखिए। यदि आपको ऑलरेडी आता था तो अच्छी बात है, आप नहीं भूलेंगे। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट था इस कॉन्सेप्ट में तो जरूर आप अपनी डायरी में लिखिए, और इन सारे कॉन्सेप्ट को जरूर रिवाइज करें जब पेपर देने जाएं। तो बहुत जरूरी है इसको याद रखना। जो चीज आपको नहीं आ रही है और आपको लगता था कि मैं बस भूल गया था, तो आप जरूर इसे अपनी डायरी में नोट करें कि ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, काम आएगी बहुत। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास क्यूब है और जो बना है एल्यूमिनियम से, मेटल से,
वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल। एक जो उसका फेस है उसको फिक्स कर दिया है वर्टिकल वॉल से। A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminum is 25 gigapascal. What is the vertical deflection in this case of this face? तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक क्यूब है एल्यूमिनियम से बना हुआ, एल्यूमिनियम से बना हुआ एक क्यूब है, और इस क्यूब को हमने क्या किया है, एक फेस से फिक्स कर दिया है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो फेस है उसको हमने चिपका दिया है दीवार से चिपका दिया है, यानी अब ये हवा में लहर रहा है। और इसका जो ऑपोजिट फेस है, ये वाला फेस, यहां से हमने एक 100 किलो का मास जो है अटैच कर दिया है। तो 100 किलो के मास का मैं कह सकता हूं फोर्स कितना होगा, 1000 न्यूटन के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूटन के बराबर फोर्स इस फेस पर लग रहा है। तो होगा क्या, हमारा ये जो क्यूब है ये बैठ जाएगा इस जगह से और टेढ़ा हो जाएगा। तो इस क्यूब की शेप कैसी हो जाएगी बेटा, कुछ इस तरीके की शेप इस क्यूब की आपको मिलने वाली है, लाइक दिस। इस तरीके से आपको ये क्यूब मिलेगा थोड़े समय के बाद, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाएगा। ये एंगल थीटा कह देता हूँ, ये डिफ्लेक्शन कह देता हूँ मैं, एक्स के बराबर है। और ये वाली जो साइड है ये किसके बराबर है, क्यूब है तो साइड के बराबर है। तो मैं यहां पे बता सकता हूं कि शियर स्ट्रेन जो आपको मिली है, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ये शियर स्ट्रेन है। और शियर स्ट्रेस की बात करूं, शियर स्ट्रेस वो क्या है आपके पास, कि शियर फोर्स कितना लगा है, कि फोर्स शियर जो है कितना है 1000 न्यूटन के बराबर, और एरिया किस एरिया पे लगा है, तो ये एरिया आप मल्टीप्लाई कर देंगे किस एरिया पे शियर फोर्स लगा है। तो मैं कह सकता हूं क्यूब का एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ दैट फेस। सो यहां पे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू द पावर -4। यहां इसको लिख सकता हूं x अपॉन a इज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस के बराबर है 25 गीगापास्कल के बराबर। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा इसको, और उन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 25 गीगापास्कल के। तो यहां देखिए कैलकुलेशन में कर रहा हूं, तो आपको यहां मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय x अपॉन h। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास h विच इज a विच इज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 25 गीगापास्कल। तो मेगा में होता है 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 3 और बढ़ा दीजिए तो गीगा बन जाएगा। सो 10 टू द पावर 9 जो है आपको पास्कल मिल जाता है। ऐसा यूनिट्स में सारी वैल्यूज यहाँ पे रखी हैं, तो हमारा आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, x की वैल्यू हमें मीटर में मिलने वाली है। तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 कैंसिल आउट हो गया, और x को उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर 9। 25 से गया 4 बार, 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -7 बन गया। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आपको यहाँ पे मिलेगा डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस क्यूब के अंदर। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 ही हमारा आंसर होना चाहिए। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 ली है, यदि 9.8 लेते तो थोड़ा सा हमारा आंसर कम आता, थोड़ा सा आंसर कम आता, क्योंकि ये 1000 थोड़ा सा हो जाता कम, 980 हो जाता, तो इससे थोड़ा सा कम जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 4 से थोड़ा कम, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ये 4 से ज्यादा है, ये 4 से बहुत ज्यादा है, 4 से थोड़ा कम, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है इसमें थोड़ा छोटा सा करेक्शन यहाँ पे करें, ये जो रस्सी है ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक, ये रस्सी ऐसे कनेक्टेड है इस तरीके से, ये सिचुएशन है हमारे पास। क्वेश्चन में दिया है कि प्लैंक को पुल किया जाता है राइट डायरेक्शन में, ये प्लैंक है, इसको पुल करते हैं हम राइट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर रखा हुआ जो सिलेंडर है डज नॉट स्लिप, यानी कि वो स्लिप नहीं होता है। तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब इस सिलेंडर के बारे में बताना है कितने कितने होंगे। तो मैं इतनी सी बात जानता हूं कि कंस्ट्रेंट मोशन में हमने पढ़ा है ये रस्सी जो है आइडियल है, तो यदि प्लैंक को वेलोसिटी v से खींच रहे हैं तो ये वाला एंड जो है ये भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से जा रहा होगा आगे, ये वेलोसिटी v से जा रहा होगा नीचे, और ये वेलोसिटी v से जा रहा होगा ऐसे। तो मैं यदि इस सिलेंडर की बात करूं, इस सिलेंडर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो वेलोसिटी v से जा रहा है पीछे,
और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो प्लेन के साथ जा रहा है वेलोसिटी v से आगे की तरफ। अब मुझे निकालना है कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं मान लूं इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcum के बराबर है, मान लिया मैंने, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है आप किस तरफ भी मान लीजिए, मैं इस तरफ मान लेता हूं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास और ओमेगा के लिए ये कितना हो जाएगा, vcum प्लस r ओमेगा के बराबर। ठीक, तो मैं यहां लिख सकता हूं vcum प्लस r ओमेगा इज इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 1। और मैं इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कह सकता हूं कितनी होगी, vcum, और ये पीछे की तरफ है, ये हो गया r ओमेगा, सो r ओमेगा माइनस vcum इज इक्वल्स टू b, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पे क्या करिए, आप यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे तो आपको ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r ओमेगा इज इक्वल्स टू 2b, और यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r। तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा यदि आपको मिल गया तो ये वैल्यू यहां पे आप रखेंगे तो आपको देखिए क्या मिल जाता है, r ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा v, तो यहां इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, vcum प्लस v इज इक्वल्स टू v से v गया, vcum की वैल्यू आपको मिल जाती है 0 के बराबर, यानी इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी और इसकी एंगुलर स्पीड होने वाली है v अपॉन r के बराबर। अब आप चाहें तो ओमेगा इस डायरेक्शन में ना मान के ओमेगा को इस डायरेक्शन में भी मान सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर भी मान सकते थे, ओमेगा को ऐसे की जगह ऐसे भी मान सकते थे। आपको करके दिखा देता हूं मैं कि लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेता हूं इस तरफ है vcum, और ओमेगा मान लेता हूं ऐसे ओमेगा। ठीक, इससे करके दिखा सकता हूं मैं आपको। तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखें, एक सेंटर ऑफ मास की वजह से होगी vcum, और r ओमेगा जो है इस तरफ होगी r ओमेगा। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का समीशन जो है इसके बराबर होगा, सो r ओमेगा प्लस vcum इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, इक्वेशन नंबर 1 में लिख सकता हूं। ऐसी टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vcum इधर है और r ओमेगा जो है इधर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं vcum माइनस ऑफ r ओमेगा इज इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा vcum का 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0, तो vcum आपको मिलेगा यहाँ पे 0 के बराबर, और vcum 0 मिल गया, आप यहाँ पे रख देते हैं इसको, तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा, माइनस में ओमेगा मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ v अपॉन r। तो यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ओमेगा जो आपने माना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में ओमेगा है। ठीक, तो आंसर हमारा अभी भी मिल गया, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट याद रखना ये है कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनकी वेलोसिटी जो है सरफेस के रिस्पेक्ट में 0 होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि जो प्लेन की वेलोसिटी है वही इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इमेजिनरी आपके पास एक स्फीयर है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर that divides the electrostatic field of a metal sphere of radius 20 centimeter and a charge of 8 microcoulomb in two regions of identical energy। So हमारे पास क्या है कि एक स्फीयर है मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर की रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर है, 8 माइक्रोकूलम के बराबर है। अब हम ये बात जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वहां पे एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो अंदर मैं बात करूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के कितना है, 0, बिकॉज सारा का सारा जो चार्ज है वो इस मेटल सरफेस पर आ जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होने वाला है, तो अंदर कोई भी एनर्जी भी आपको यहां पे नहीं मिलने वाली है। सारी की सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस स्फीयर से बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो एनर्जी जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो इस स्फीयर से बाहर है। अब जितनी भी एनर्जी है यहां से लेके इनफाइनाइट तक, हम क्या चाह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर रेडियस से इनफाइनाइट रेडियस तक जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी को दो भागों में बांटना चाहते हैं कि बताइए कहां तक। मान लीजिए मैं पूरी एनर्जी को दो भाइयों में डिवाइड करने वाला हूं कि भाई पूरी एनर्जी जो है दोनों भाई बांट लो, तो कितना कितने रेडियस का कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दोनों को मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि आर रेडियस के स्फीयर तक, आर रेडियस के स्फीयर तक, आर रेडियस के स्फीयर तक जो एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इस आर रेडियस के स्फीयर से इनफाइनाइट तक है। ठीक, तो यानी कि एनर्जी को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है कि आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर से
R इज इक्वल टू R सेंटीमीटर तक जो एनर्जी है, वही एनर्जी R इज इक्वल टू R से कहां तक है, R टेंडिंग टू इनफाइनाइट तक। तो यहां से यहां के बीच की एनर्जी और यहां से यहां तक के बीच की एनर्जी जो है वो हमें बराबर करनी है। अब एनर्जी निकालें कैसे? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है मुझे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर, और उस एनर्जी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर से बाहर क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक छोटे छोटे वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें अलग अलग एनर्जी हमें मिलने वाली है। तो मैं क्या यहां पे करने वाला हूं नया, कि मैं एक एलिमेंट लेता हूं, यहां से एक्स रेडियस का, और उसकी थिकनेस मान लेता हूं dx के बराबर है, अब इस एलिमेंट में जितनी एनर्जी स्टोर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी है, du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना है इस छोटे से एलिमेंटल वॉल्यूम का, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है कहां से लेके कहां तक, 20 से लेके r तक, और ऐसे ही आपको यहां पे एनर्जी निकालनी है तो सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। बस यहाँ पे लिमिट बदल जाएगी, आपको लिमिट मिलेगी r से लेके इनफाइनाइट। तो ये और ये आपस में बराबर करने हैं। ये एनर्जी है 20 से r तक की और ये r से इनफाइनाइट तक की, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास कचरा है कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए, दोनों में कचरा कांस्टेंट है। तो ये कचरा को मैं मान लेता हूं कि ये लैम्डा के बराबर है, मान लीजिए, तो कौन लिखेगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकल रही है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर -2 आपको अल्टीमेटली मिल जाएगी dx का इंटीग्रल। सिमिलरली यहाँ भी आपको वही मिलेगा, एक्स की पावर -2 dx का इंटीग्रल, लिमिट बस अलग है, लैम्डा यहाँ पे एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो आपको मिलेगा -1/x, सो -1/x आपको मिलेगा, और लिमिट लगा देंगे यहाँ से आप 20 से लेके r, और यहाँ भी आप लगाएंगे -1 अपॉन x, लिमिट है r से लेके इनफाइनाइट, लैम्डा बाहर है, सो 1 अपॉन r -1 अपॉन 20, और इसको आपको बराबर करना है बेसिकली, तो लैम्डा और माइनस जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन इंफिनिटी -1 अपॉन r। तो इसको इधर ले आइए, 1 अपॉन 2 अपॉन r, 2 अपॉन r, 1 अपॉन r, 1 अपॉन r, 2 अपॉन r, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन 20, तो यहाँ से आपको मिलेगा r इज इक्वल टू 40। सो 40 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के जो स्फीयर बन रहे हैं उनके बीच में जो एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी 40 सेंटीमीटर के स्फीयर से इनफाइनाइट रेडियस के स्फीयर के बीच में है। तो हमें यही आपको कैलकुलेट करना था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 40। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, समझ में आया? आगे चलते हैं ये कि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स वैल्यू ऑफ द फोर्स such that the block shown in the arrangement does not move। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स या मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो आप वहां पे समझ लीजिए हमें लिमिटिंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं। आपको वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है μs × n के बराबर रखना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होगा, ठीक है, 99% क्वेश्चंस में यही होगा कि यहाँ पे यदि मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है तो इसका मतलब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का लेखा जोखा हमें यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ देखिए बेटा, ये F है, इस F का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, F cos 60, इसको लिख सकता हूं मैं F/2, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा F√3/2। इसका mg का जो फोर्स है नीचे की तरफ लगेगा mg, विच इज √3g, 10√3, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ n, और इसकी टेंडेंसी बिकॉज राइट डायरेक्शन में मूव करने की है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है इस तरफ लगेगा μ × n के बराबर। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवा सकता हूँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम देखें तो नॉर्मल और इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10√3 mg माइनस mg, अच्छा नीचे की तरफ आएगा प्लस, आपको मिलेगा यहाँ पे F√3/2, F√3/2। तो ये आपको मिल गया नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। और आप यहां पे कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स जो है F cos 60 है और इस डायरेक्शन में फोर्स μ n के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं F cos 60 F/2 इज इक्वल टू μ × n। n की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी,
10√3 प्लस f√3/2। तो यहां से म्यू की जगह 1/2√3 लिख सकते हैं, 1/2√3। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आपको मिल गया √3f इज इक्वल्स टू 10√3 प्लस f√3/2। f√3/2 और यहाँ पे √3 इंटू एफ है, तो आपको मिल जाएगा √3f/2 इज इक्वल्स टू 10√3। तो √3 से √3 के आपकी वैल्यू आपको मिल जाती है 20 के बराबर। तो 20 न्यूटन का फोर्स जो है आपको लगाना होगा मैक्सिमम, जिससे मूव नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी क्लासिक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यदि आपने एचसी वर्मा की है और या आपने एनसीईआरटी भी की है, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे। क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होके इस तरफ जाती है, तो मैं इमेज का लोकेशन निकाल सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में क्या अंतर है। लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे प्लस लगा के आ जाते हैं, क्वेश्चन इमेज निकाल देते हैं यहाँ लेंस मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। सो 1/v माइनस 1/u, u कितना है -15 इज इक्वल टू 1/f। तो आपको यहाँ मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। सो 15 माइनस 10/150 1/v आपको मिल जाएगा ये v इज इक्वल टू 5, 15, 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो इमेज की दूरी जो है इस ऑप्टिकल सेंटर से वो 30 है। अब देखिए ये जो इमेज बन रही है, इमेज क्या होती है लेंस के लिए? इमेज का मतलब क्या है कि जो रिफ्रेक्टेड लाइट रे जहां मिल रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज कहा जाता है। अब ये लाइट कहां मिल रही है? यहां पर मिल रही है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 30 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन में दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो ये जो मिरर है ये इसके फोकस पे है, यानी ये जो फोकल लेंथ के बराबर है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है विच इज 10 सेंटीमीटर। अब लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जा रही है वापस लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिस रास्ते आई थी उस रास्ते निकल जा रही है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है? कि जब लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर गिर रही हो। तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट जब आके गिरेगी तो वापस लाइट उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो मैं कह सकता हूं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मिरर का जो पोल है और मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 टाइम्स एफ मिरर के बराबर। तो ये डिस्टेंस भी मैं बता सकता हूं किसके बराबर है? 2 टाइम्स एफ एम के बराबर या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो मुझे बस डिस्टेंसेस बराबर करनी है। ये 10 है, ये 2 एफएम है और ये टोटल कितना है? 30 के बराबर। सो 10 प्लस 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू 30। तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स एफएम इज इक्वल्स टू 20 और एफएम की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारा आंसर जो है फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल बी द 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।